सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष और आज अपन शाम का टाइम आ चुका है, रात का टाइम हो चुका है, लगभग देख रहे हो 10:30 हो रहे हैं। तो अपन करेंगे भाई अभी छोटे छोटे टॉपिक्स, ठीक है। हेल्थ प्लानिंग बचता है, हेल्थ प्लानिंग, जेनेटिक्स एंड हेल्थ, मेंटल हेल्थ और क्या है, मेडिसिन, सोशल साइंसेज। ये चार छोटे छोटे टॉपिक्स है। एक बायोस्टैट्स है जो कि मैं अलग लेक्चर लूंगा। अभी देखते हैं कि अभी कितना हो सकता है, क्योंकि मेरे को एक और काम करना है। तो मैं जहाँ पे मेरे को लगेगा कि यार लेक्चर स्टॉप कर देना चाहिए या एक चैप्टर जितना हो सकता है उतना खत्म करेंगे, इसके बाद पार्ट 2 आ जाएगा इसका, ठीक है। तो डिफाइन करते हैं हेल्थ प्लानिंग को। हेल्थ प्लानिंग क्या है, तो भाई डेफिनेशन, हाँ जिसको नहीं पता भाई, ये मेरे खुद के नोट्स हैं। तो अगर आप मेरे नोट्स को मतलब खरीदना चाहते हैं और काफ़ी सस्ते में मैंने इसको प्राइसिंग रखी है, 9 सिर्फ 100 रुपीज़ में, अंडर 100 रुपीज़, ठीक है। और अगर आप मेरा कोड लगाते हैं HK20 तो आपको उस पर भी 20% ऑफ मिल जाएगा। सिर्फ पहले 10 लोगों के लिए ही है ये, ठीक है। तो इन नोट्स में आपको लगभग आपका 75-80% पूरा का पूरा PSM खत्म हो जाएगा। शॉर्ट में, संक्षिप्त में आप इनको इसी चीज को डायरेक्टली छाप के आ सकते हो तो भी आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। और जो बची कुछ चीजें जो हैं वो इन लेक्चर्स में पूरी कवर अप हो जाएंगी। तो ये लेक्चर्स प्लस मेरे नोट्स मोर देन सफिशिएंट आपको PSM यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए, नीट, PG और इसके लिए भी आपको कुछ हद तक के जो कंसेप्चुअल एरियाज हैं वो तो सेम रहेंगे। जो डेटा डेटा सेंटेड पॉइंट्स हैं वो आपको अभी अगर आप अभी उन्हें पढ़ भी लेते हैं तो थोड़ा सा बुरा लग रहा है आपको बताते हुए कि भाई आपको वो फिर से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली उस साल का डेटा आपसे पूछा जाएगा, उस ईयर का। तो बात करते हैं भाई बिना किसी टाइम वेस्ट के हेल्थ प्लानिंग के बारे में। हेल्थ प्लानिंग क्या होती है, ठीक है। आई एम ऑडिबल, ये सब चल रहा है ना, ठीक है। ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स। देखो डेफिनेशन क्या है हेल्थ प्लानिंग की, ऑर्डरली प्रोसेस है हेल्थ मतलब कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स को एक ऑर्डरली वे पे अपन डिफाइन करते हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना कि भाई आप एक ऑर्डर में बताओ, एक सीक्वेंस बताओ चीज़ों को, कि भाई पहले मेरे को, जैसे अपन हिस्ट्री टेकिंग भी लेते हैं, तो सबसे पहले आपको शुरुआत में सबसे पहले क्या हुआ था, आज से 10 दिन पहले, फिर 5वें दिन पे क्या हुआ, फिर तीसरे दिन पे क्या हुआ, फिर कल क्या हुआ, ठीक है। तो इस तरह से अपन प्रॉब्लम पूछता है, ऑर्डरली प्रोसेस। आइडेंटिफाइंग द अनमेट नीड्स, कि भाई जो भी प्रॉब्लम है उसके क्या अनमेट नीड्स हैं। जैसे कि कहीं पे एरिया कोई प्रॉब्लम है कि भाई वहां पे ना मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो ज्यादा है, मतलब कि क्या हो रहा है वहां पे जो मतलब क्या बोलेंगे, डेथ हो रही है, और मतलब डिलीवरी होने से पहले उनकी डेथ हो जा रही है। डिलीवरी मतलब लेबर होता है और लेबर तक लेबर होना चालू हुआ फॉर एग्जांपल, और फिर वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाती टाइम पे तो उनकी डेथ हो जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। अब प्रॉब्लम हो गई तो अनमेट नीड्स क्या है इसमें, कि भाई वहां पे ना ट्रांसपोर्टेशन सही से नहीं बैठ रहा है, उस एरिया पे ट्रांसपोर्टेशन या एम्बुलेंस सर्विस उतनी अच्छी नहीं है। तो ये अनमेट नीड्स हो गए। फिर सर्वेइंग द रिसोर्सेज टू मीट देम, अपन सर्वे करने के उस एरिया के आसपास भाई या कहीं से एम्बुलेंस का अपन जुगाड़ कर पाए, अपन वहां पे एम्बुलेंस प्रोवाइड कर पाए, कि अपने पास रिसोर्सेज हैं इतने। फिर एस्टैब्लिशिंग प्रायोरिटी गोल्स दैट आर रियलिस्टिक, कि भाई प्रायोरिटी गोल्स क्या हैं, कि भाई अगर जैसे एक ही एम्बुलेंस है आपके गांव पे और दो चीजों पे फोन, मतलब दो कॉल्स आए, एक बोल रहा है कि मेरे को हल्का सा कट लग गया है बस, और एक बोल रहा है कि मेरे को बहुत सीवियर इंजरी हुई है, या फिर कोई एक माता जी है उनका लेबर चालू हो गया, मतलब उनको फॉरेन हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा डिलीवरी के लिए। तो अपन को प्रायोरिटी गोल्स अपन को एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे जो कि रियलिस्टिक हो, है ना। फिर कहाँ आ गए भाई, establishing priority goals for projecting administrative action to accomplish the purpose of proposed program। एडमिनिस्ट्रेटिव आप एक्शन लोगे कि आप अकम्प्लिश कर पाओ उस पर्पस को, इस प्रोग्राम के पर्पस को। बेसिक प्लानिंग प्रोसेस क्या हो जाती है कि भाई एक होता है सिचुएशनल एनालिसिस, कि भाई वेयर आर वी एट प्रेजेंट। ये जो प्लानिंग, बेसिक प्लानिंग प्रोसेस है, तो आप अपने पढ़ाई पे भी अप्लाई कर सकते हो कि भाई अभी आप किस लेवल पे हो। जैसे आपकी बात करते हैं, वेयर आर वी एट प्रेजेंट, सिचुएशनल एनालिसिस। अगर मान लो आप मेरे पूरे लेक्चर अभी तक के सारे देखते आए हो, इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो, तो अभी आपके कितने सारे चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं। अब आपके कुछ प्रेजेंट में सिचुएशन देखा जाए तो इसके बाद कौन कौन से चैप्टर बचते हैं, जेनेटिक्स हेल्थ बचता है, बायोस्टैट्स बचता है, मेंटल हेल्थ, मेडिसिन, सोशल साइंसेस। ये सब तो छोटे छोटे टॉपिक। बायोस्टैट्स तो आपको मतलब रियरली है कि उससे कुछ क्वेश्चन बने भी एज ए यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, पर पढ़ना तो है ही। फिर एपिडेमिक ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और उसके हेल्थ प्रोग्राम एसोसिएटेड, ये एक मेजर चंक है। तो अपना सिचुएशनल एनालिसिस हो गया, वेयर डू वी वांट टू रीच, अपना ऑब्जेक्टिव गोल क्या है कि भाई
मेरे को ये खत्म करना है पूरा का पूरा, अपना गोल हो गया। फिर हाउ डू वी गेट देयर, ठीक है, रिसोर्स एंड कंस्ट्रेंट्स क्या है, तो रिसोर्सेज जैसे कि भाई मैं अपने नोट्स और उसके थ्रू, अर्पित सर के नोट्स के थ्रू आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ। रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट क्या है कि भाई अब मैं, ऑब्वियसली मेरा गला कंस्ट्रेंट बन जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू पे कि भाई एकदम पढ़ाना पढ़ाना, तो उसमें बोलने में जो एनर्जी लगती है वो मेरे को बहुत दिक्कत कर देती है कभी कभी। हम्म। फिर हाउ इफेक्टिवली वी हैव परफॉर्म द रिक्वायर्ड एक्टिविटीज, मॉनिटरिंग, एवेल्यूशन, फीडबैक। अभी तक के जैसे मैंने, अगर मान के चलो अभी आई थिंक 4 तारीख से, 3 या 4 तारीख से मैंने वीडियो लेक्चर्स पूरे डालना चालू किया था, और आज हो गई है अपनी 14 तारीख। ठीक है, अभी 10 दिन हो चुके हैं, 10 दिन पे मैंने इतने सारे चैप्टर्स को खत्म किया, तो ये मेरी मॉनिटरिंग, एवेल्यूशन, फीडबैक हो गया। फीडबैक भी मेरे को मिल रहा है कि हाँ भाई आपके लेक्चर्स अच्छे हैं, और मेरे को भी एक चीज समझ में आ रही है कि हाँ, एक एक घंटे, डेढ़ डेढ़ घंटे के जैसे लेक्चर्स हैं, तो आपका अगर टोटल फॉर एग्जांपल अभी 15 लेक्चर लास्ट अपलोड हुआ था, 16 चल रहा है, आई थिंक अभी 5-6 लेक्चर, मतलब मान के चलो मोटा मोटा कि 25 लेक्चर्स या 24 लेक्चर्स टोटल बने इस प्लेलिस्ट पे। ठीक है, तो वैल्यूएशन हो गया कि भाई कि 24-25 लेक्चर्स में भाई पूरी पीएसएम खत्म हो रही है आपकी, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है कि अब आप एक एक घंटे भी, अगर 25 दिन, दिन के 1 घंटे भी पढ़ रहे हो और एक एक घंटे में भी इन लेक्चर्स को आप देख रहे हो, साथ साथ अपना थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते जा रहे हो, तो आपका पूरा पीएसएम बहुत ही बटर, मतलब स्मूथ हो जाएगा अच्छा खासा। आपको चीजें भी बन जाएंगे, आप फ्लेक्स कर सकते हो बहुत आसानी से। What new problems are we shall face and how do we overcome them? अगर मान लो मेरी प्लानिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, तो फिर मैं इसको कैसे ओवरकम करूंगा। जैसे कि मैंने जैसे एक थोड़ा सा एक वो लेकर चला है कि एक दिन का बफर है, 1 से 2 दिन का बफर। क्या होता है कि मान लो जैसे आज मेरे को 3 लेक्चर रिकॉर्ड करने, तो उसकी जगह 2 ही चैप्टर्स हो पाए, तो वो एक बफर की भाई थोड़ा सा ना खिंच सकता है, 1-2 दिन और आगे ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर थोड़ा सा और विल पावर मैं लगा दूं, तो बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी हो जाए। पर ऑब्वियसली गला और ये सब रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट, बहुत सारी चीजें अभी, जैसे कहीं कहीं आप सोशली कहीं दोस्तों के साथ लगे हो, कहीं घूम रहे हो, कभी मन नहीं कर रहा, कभी सोना है, तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें भी आती है। तो ऐसे होती है बेसिक प्लानिंग। तो अपन ने एक बहुत ही रिलेटिव एग्जांपल की भाई, जिससे तुमको समझ में आ जाए, अपन ने वैसे प्लानिंग की है, तो तुम भी ऐसी प्लानिंग प्रोसेस कर सकते हो। आई थिंक मैं सुनाई दे रहा हूँ ना प्रॉपर, है ना। फिर कहा वाई शुड प्लानिंग बी डन, प्लानिंग क्यों करना जरूरी, कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। यहाँ पे पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, और प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, अपन अपने जीवन में प्लानिंग क्यों करते हैं, ताकि अपन एक गोल की तरफ ना बढ़ पाए, अपन नहीं तो हेवाए होते रहेंगे। ऑर्गेनाइज अ हेल्थ एजुकेशन सेशन एट वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, है ना, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल। फिर एस्टैब्लिश अ स्पेसिफिक क्लिनिक, जेरियाट्रिक क्लिनिक, एडोलसेंट हेल्थ क्लिनिक, जो कि उसी के लिए स्पेसिफिकली क्लिनिक खोल रहे हैं। कंडक्ट इम्यूनाइजेशन सेशंस, फूड एंड एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन, ये सब अपन बात कर रहे हैं। अब मेन आता है जिससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं मेनली, वो है क्या, प्लानिंग साइकिल। प्लानिंग साइकिल क्या होता है, हाउ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज कैरिड आउट, कैसे प्लानिंग कैरिड आउट होती है। तो उसमें वही बात है कि एनालिसिस, सबसे पहली पॉइंट क्या है, एनालिसिस ऑफ हेल्थ सिचुएशन। हेल्थ सिचुएशन को एनालिसिस कर रहे हैं, डेटा कलेक्शन फॉर आइडेंटिफाई हेल्थ सिचुएशन, एपिडेमियोलॉजिकल डेटा, सोशियो, मतलब इतने सारे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं अपन। हेल्थ फंक्शन, फंक्शनिंग डेटा क्या है, करंट मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी प्रोफाइल क्या है उस एरिया की, एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज, फैसिलिटीज फॉर ट्रेनिंग हेल्थ केयर स्टाफ। ठीक है, तो ये सारा अपन ने डेटा कलेक्शन किया, जितना डेटा कलेक्ट करोगे उतना अच्छा है असेस करने के लिए। फिर डेटा के बाद अपन क्या करेंगे, गोल्स और ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करेंगे। गोल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टारगेट क्या होता है, इस पे फर्क देखो। गोल होता है एक अल्टीमेट डिजायर्ड स्टेट टूवर्ड्स विच ऑल रिसोर्सेज आर डायरेक्टेड। ठीक है, मतलब अल्टीमेट डिजायर्ड स्टेट है, जैसे कि आपका एक अल्टीमेट डिजायर स्टेट क्या हो सकता है कि एक अच्छा डॉक्टर बनना। ठीक है, ये आपकी अल्टीमेट डिजायर स्टेट है, और इसी के लिए आपने पूरे रिसोर्स, अपने पैसे, अपने टाइम, अपना जो भी अटेंशन है, एनर्जी है, वो सब आप इसमें लगा रहे हो। ठीक है, इसमें जैसे एग्जांपल दिया रेडिकेटिंग बोलिए, अब ये नॉट टाइम बाउंड। एक पता है, एक अच्छा डॉक्टर ना, आप मतलब अगर किसी बहुत सीनियर डॉक्टर से भी अगर आप पूछो, और वो अगर बहुत ही रियल टॉक्स करते हो ना, तो वो कहेगा वो बंदा कि मैं अच्छा डॉक्टर अभी भी मतलब कंसीडर ही नहीं करेगा। मैं कहूंगा मैं एक एवरेज डॉक्टर हूँ ऐसा। वो एंडलेस प्रोसेस, मतलब अब आखिरी सांसों तक के भी शायद ऐसा होगा कि अब एक अच्छे डॉक्टर शायद ना कहलाओ अपने आप, मतलब बाकियों के लिए कहला सकते हो, आपकी खुद की जो एक डेफिनेशन होगी, कहोगे कि यार कुछ चीज और छूट गई, कुछ चीज और बच गई। तो वो एक गोल है, अल्टीमेट डिजायर स्टेट। पर ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाता है, एनी प्रिसाइज प्री प्लान एंड पॉइंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज। जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, अभी आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल कि भाई मुझे पेपर पास करना है। पेपर के बाद आपका एक ऑब्जेक्टिव हो गया कि क्या,
मैं इंटर्नशिप क्लियर करूंगा और मेरे को डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, यानी प्रिसाइज प्री प्लान एंड है वो आपका कि भाई मैं जैसे इंटर्नशिप खत्म होगी मैं अपना प्राइवेट सेटअप डालूंगा और वहीं पे 200 रुपये या 100 रुपये में पेशेंट को देखना चालू करूंगा। ठीक है, तो वो आपका प्री प्लान एंड पॉइंट है जो कि आपको उस गोल की तरफ बढ़ने में मदद करेगा। तो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए कि आप मेजर कर पाओ कि आपकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं, अचीवेबल होना चाहिए, आप पहले दिन पे आप जाके कहो कि यार मेरे को ना 1 डेढ़ महीने के अंदर कितने 1 करोड़ रुपए कमाने हैं अपनी क्लिनिक खोल के। तो इतना मतलब रियलिस्टिक नहीं हो पाता। ठीक है, रेलिवेंट एंड रियलिस्टिक की बात होगी, अचीवेबल होना चाहिए कि अगर आप कहो कि 10,000 रुपए या मतलब 20,000 रुपए कमाने हैं, तो अचीवेबल गोल है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, अचीवेबल है। टाइम बाउंड के भाई टाइम लिमिट, क्योंकि गोल क्या है, गोल तो टाइम बाउंड कुछ है ही नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइम बाउंड होता है। जैसे मेरे भी अभी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि टाइम बाउंड है, तो वो सब भी खत्म करने हैं। जैसे ये लेक्चर ही है तो ये भी टाइम बाउंड है ना कि भाई मेरे को जल्द से जल्द पूरा पीएसएम खत्म करना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। फिर टारगेट क्या हो गया, प्री प्लान एक्टिविटीज विद रिगार्ड टू टाइमलाइन। क्या टारगेट, जैसे कि डेली का आप जो थोड़ा बहुत एक्टिविटीज आप जब करोगे तब जाके आप ऑब्जेक्टिव अचीव करोगे और वो ऑब्जेक्टिव आपको आपके गोल की तरफ पुश करेगा। ऑल और नन फिनोमिना इज फॉलोड बाय गोल। गोल क्या या तो होगा, या तो आपने जैसे इसमें एग्जांपल है इरेडिकेटिंग पोलियो, या तो आपने पोलियो इरेडिकेट किया है या फिर अभी पोलियो वायरस है। ठीक है, फिर असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज, तो मैन पावर, मनी, मटेरियल, नॉलेज, स्किल्स, ये सब असेसमेंट होता है रिसोर्सेज का। फिर फिक्स प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज को फिक्स कैसे करते हैं, विच हेल्थ प्रॉब्लम इज माई प्रायोरिटी फर्स्ट डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्सेज, कि भाई आपकी प्रायोरिटीज क्या है। अब वही वही बात है कि भाई कोई एक जानलेवा बीमारी फैल गई किसी एरिया पे, वो आपकी प्रायोरिटी रहेगी कि आप ऐसा बुखार फैल गया हल्का सा, वो आपकी प्रायोरिटी रहेगी। प्रायोरिटी फिक्स करना जरूरी है कि भाई किस पे आपका ज्यादा रिसोर्स जाएगा, किस पे आपका ज्यादा टाइम जाएगा, किस पे ज्यादा अटेंशन जाएगा, वो प्रायोरिटी कहलाएगी। फॉर्मुलेट द प्लान, एक प्लान आप फॉर्मुलेट करेंगे, वही बेसिक स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। फिर डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन प्लान, इम्प्लीमेंट करोगे, फॉर्मुलेटेड प्लान इज पुट इनटू एक्शन, कि अब इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया। फिर मॉनिटर किया कि फॉलो अप ऑन अ डे टू डे बेसिस, डे टू डे में क्या चल रहा है, टू सी थिंग्स आर प्रोसीडिंग एज प्लान एंड ऑन शेड्यूल, या क्या ऊपर नीचे हो रहा है, इवेल्युएशन करेंगे। फाइनल असेसमेंट होता है कि हैव वी बीन एबल टू अचीव अवर ऑब्जेक्टिव्स, क्या आपने मतलब साल के एंड में क्या आपने अपने 75% अटेंडेंस कंप्लीट की है, नहीं की है तो करो भाई। फिर उसके बाद का अपन बताते हैं, ऑप्शन देते हैं आपके डिपार्टमेंट वाले, डिग्री टू विच ऑब्जेक्टिव हैज बीन अचीव्ड, कितना, मान लो 75 करने थे आपकी 60% हुई है। हाउ एफिशिएंटली रिसोर्सेज वर यूटिलाइज्ड, ठीक है, कितना आपने कितने इंटरनल मार्क्स आए। हाउ व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द शॉर्टफॉल्स, क्यों आप लौंडा लपाटी में फंस गए थे कि आप क्लास नहीं गए। फिर व्हाट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बेटर परफॉर्मेंस, बेटर परफॉर्मेंस अब क्या करना पड़ेगा, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई। अब तो उन्होंने कहा है कि एक क्या बोलते हैं आपके अटेंडेंस कम है, इंटरनल्स कम है, तो हम आपका एक टेस्ट वेस्ट लेंगे और वही फैक्टर हो गया कि भाई डिफाइनिंग फैक्टर कि वो आपकी बेटर परफॉर्मेंस होगी कि नहीं। फिर रिकमेंडेशंस होती है, रिकमेंडेशंस क्या हो गया, तो ये एग्जांपल्स मैंने पूरे बताया ना, इवैल्यूएशन में क्या क्या करेंगे फाइनल असेसमेंट पे। अब ऐसे रिकमेंडेशन पे क्या होता है, टू कंटिन्यू प्रोग्राम एट द रिजल्ट आर सेटिस्फैक्ट्री, मतलब अगर जो अपन प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहे हैं उससे अपन को सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिल रहे हैं कि कुछ और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, जैसे टू मेक फ्यू चेंजेस एंड देन कंटिन्यू इंप्लीमेंटिंग। प्रोग्राम फेल टू अचीव डिजायर ऑब्जेक्टिव, तो अल्टरनेट अप्रोच, कि भाई अगर कोई प्रोग्राम पूरा फेल हो गया तो फिर कोई दूसरी अप्रोच अपन फॉलो करें। न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप फॉर कंट्रोलिंग द हेल्थ प्रोग्राम, न्यू टेक्नोलॉजी को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, न्यू हेल्थ प्रॉब्लम हैज बिकम प्रायोरिटी नाउ। ऐसा भी हो सकता है कि भाई पहले आपका प्रायोरिटी था डेंगू कंट्रोल करना, अब डेंगू की जगह कोई दूसरा, मतलब जैसे क्या कोविड आ गया था तो सारी चीजें कोविड पे फोकस हो गई थी, डेंगू का ध्यान भी नहीं दे रहे थे उतना। फिर तो ये होता है प्लानिंग साइकिल, ठीक है, ये प्लानिंग साइकिल आपको बनाते आनी चाहिए और उसका डिटेल्स में सब कुछ लिखा है। और भाई आजकल कोई भरोसा नहीं, आपका कुछ सरप्राइज क्वेश्चन फंस जाता है, इसलिए आपको सब कुछ पढ़ के जाना है एटलीस्ट एक बार। जहां से भी मेन मेन क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे आपको देख के जाने हैं। एनालिसिस ऑफ हेल्थ सिचुएशन, डिफाइनिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, असेसिंग करोगे रिसोर्सेज का, फिक्स करोगे प्रायोरिटी को, प्रायोरिटी फिक्स करना, फॉर्मुलेट द प्लान, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, मॉनिटरिंग, एवेल्यूएशन और रीप्लानिंग, और फिर आप एनालिसिस करने लगे उसी हेल्थ सिचुएशन का। जैसे कि एग्जाम्पल, अब ये पूरा एक एग्जाम्पल दिया है तो इस पर मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा कि भाई
बहुत लंबा खिंच जाएगा लेक्चर फालतू में। मैं तुमको साथ साथ सब कुछ बताते चला कि जैसे एग्जाम्पल में, अब तुम नोट्स जब अगर खरीदोगे तो भाई तुम एक बार पढ़ लेना, ठीक है, कि क्या क्या करेंगे क्या क्या नहीं। और ये तुम चाहो तो लिख भी सकते हो अपने, अगर तुम्हारा लॉन्ग आंसर फंसता है तो वहां पे तुम एज एन एग्जाम्पल, तो भाई वो बहुत खुश हो जाएगा। अब ये कमिटीज के बारे में भी अपन इधर बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक्चुअली में से पूछते हैं एमसीक्यू, वो भी पीजी लेवल के एमसीक्यूज में। अब किस में कौन सी एक कमिटी बैठती है, मतलब अपने गवर्नमेंट कमिटीज बैठाती थी पहले, और वो कमिटीज क्या करती थी कि पूरा भाई सब कुछ असेस करती थी और फिर बताती थी कि क्या चीज़ इंप्रूव करनी चाहिए, क्या चीज़ ऐड होगी, क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी है। तो ऐसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग लोगों के अलग अलग ऐसी कमिटीज बैठी थी और उनके अंदर टीम होती थी। तो आजकल तो कमिटी वाला सिस्टम हट गया है जब से नीति आयोग आया है। नीति आयोग के बाद से अपना एक कमेटी बैठाने वाला काम अपन ने कम कर दिया। अब ये हेल्थ केयर, मैंने पिछले लेक्चर जैसे इससे पहले वाला लेक्चर उसमें पूरा हेल्थ केयर निपटाया था, 4 प्रिंसिपल्स क्या हैं। हाँ, अब बात करते हैं हेल्थ कम्युनिकेशन की, ठीक है। हेल्थ प्लानिंग हो गया, हेल्थ कम्युनिकेशन। हेल्थ कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फीलिंग, इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलरली फील्ड ऑफ हेल्थ। अपन जैसे कम्युनिकेशन का मतलब समझेंगे तो एक्सचेंज होता है आइडियाज का, फीलिंग्स का और इन्फॉर्मेशन का। अगर हेल्थ से रिलेटेड तो हेल्थ इन द फील्ड ऑफ हेल्थ पर्टिकुलरली, नहीं तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फीलिंग और इन्फॉर्मेशन। मैं भी अभी तुमसे इन्फॉर्मेशन और ये सब इन्फॉर्मेशन, आइडियाज, अपनी फीलिंग्स सब शेयर कर रहा हूँ, एक्सचेंज कर रहा हूँ। वन वे एक्सचेंज हो रहा है वैसे तो। हाँ, पर तुम भी एक्सचेंज कर सकते हो कमेंट सेक्शन पे, तुम कुछ भी बता सकते हो, है ना, बता सकते हो अपने जो भी भावनाएं हैं वो व्यक्त कर सकते हो वहां पे लिखकर। तो अपन हेल्थ कम्युनिकेशन पे, फील्ड ऑफ हेल्थ पर्टिकुलरली उस पे बात करते हैं। तो एक कम्युनिकेशन प्रोसेस होती कैसे? एक होता है सेंडर, मतलब सोर्स। अब वो मैसेज होगा, मैसेज भेजेगा, मैसेज जाएगा चैनल्स पे और चैनल से रिसीवर पे, और रिसीवर फिर एक फीडबैक देगा सोर्स को। तो फिर ओपिनियन पोल, सर्वेज, जैसे कि मान लो आज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक सोर्स है जैसे वो, उन्होंने एक मैसेज निकाला कि भैया डेंगू के केसेस बढ़ सकते हैं, तो कृपया करके अपना मच्छरों वच्छरों से अपने को आपको बचाएं। ठीक है, उनका मैसेज हो गया। अभी मैसेज किस में चलाएंगे? टीवी, रेडियो, प्रिंट मीडिया, इन सबके थ्रू, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग सबके थ्रू। अब फिर ये आप तक के पहुंची है बात। ठीक है, अब आपने कहा कि वाह यार अपनी गवर्नमेंट अच्छी है या बुरी है, जैसा भी, कि इसमें ये चीज सुधारी जा सकती है, आप ऐसा भी बता सकते हैं, इन एरियाज पे बात ज्यादा करनी चाहिए, इन एरियाज पे ऐसा नहीं है। तो आप फीडबैक दोगे, फीडबैक आप सर्वेज, ओपिनियन पोल्स, डायरेक्ट आपने ईमेल भेज दिया ऐसा वापस। तो ये होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब होता है एक वन वे कम्युनिकेशन और एक होता है टू वे। वन वे जैसे कि अभी मैं तुमसे वन वे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, जैसे कि डायडैक्टिक मेथड, टीवी, रेडियो, लेक्चर। तो लेक्चर जैसे मैं ले रहा हूँ तो ये वन वे मेथड हो गया, डायडैक्टिक मेथड। और एक होता है टू वे। टू वे क्या होगा? सोक्रेटिक मेथड के नाम से जाना जाता है। इसमें आगे कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, पैनल, सिंपोजियम। सिंपोजियम का क्वेश्चन पूछना लोग सर खुश जाते, सिंपोजियम है क्या? तो अपन इस पर बात करेंगे, सिंपोजियम क्या होता है। ठीक है, वर्कशॉप होती हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन होते हैं, रोल प्ले होते हैं। फोर प्ले नहीं, रोल प्ले। फोर प्ले अलग चीज है। फोर प्ले में भी एक्सचेंज होता है, बस फोर प्ले में किसी और चीज का एक्सचेंज होता है। हम्म फिर अप्रोचेस की बात करते हैं, तो अप्रोचेस में क्या होगा? इंडिविजुअल हो सकते हैं। इंडिविजुअल अप्रोच के भाई, जैसे मैं अपने एक दोस्त से मिलकर बात कर रहा हूँ तो इनडेप्थ इंटरव्यूज हो सकते हैं, पॉडकास्ट होते हैं जैसे, काउंसलिंग, हाँ, फेस टू फेस इंटरव्यूज। फिर ग्रुप अप्रोच क्या हो जाती है? लेक्चर हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया, वर्कशॉप हो गई, सिंपोजियम हो गया, सेमिनार हो गया। ठीक है, लेक्चर में तो मैं तुम एक पूरे ग्रुप को बता रहा हूँ सब कुछ, पर ये वन वे है। कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, सिंपोजियम, इसमें जैसे कॉन्फ्रेंसेस पे कि आप एक दूसरे से बात करते, टू एंड फ्रो आप एक्सचेंज करते अपने आइडियाज को, तो आप उस तरह से बात करेंगे। फिर मास में क्या हो जाता है? टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, कि भाई जैसे कि एक मास कम्युनिकेशन भी, टीवी में एकदम बहुत ही मेजोरिटी पॉपुलेशन कवर किया जा रहा है, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया। फिर लेक्चर की बात करते हैं। लेक्चर क्या है? डायरेक्टिंग मेथड है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। इसमें ग्रुप होना चाहिए लेस देन 30 पीपल का। अब तुम में से कुछ लोग कहेंगे कि हमारे कॉलेज का लेक्चर में तो 200-250 लोग होते हैं, तो मतलब नॉर्म्स के हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से तो ग्रुप होना चाहिए लेस देन 30 पीपल का लेक्चर में। 15 से 20 मिनट का होना चाहिए। तुम कहोगे इसमें भी तुम्हारी छाती फूल जाएगी, तुम कहोगे कि नहीं यार हमारे यहाँ तो वार्म अप है 15-20 मिनट, एक एक घंटे, डेढ़ डेढ़ घंटे के लेक्चर चलते हैं। चॉक एंड बोर्ड मेथड, जो कि पुराना टेक्निक था, वो यूज करा जाता है। नहीं तो आप आजकल तो डिजिटल स्क्रीन और क्या क्या पीपीटी पीपीटी चलती है। वास्ट इंफॉर्मेशन कैन बी डिलीवर्ड, इससे आप वास्ट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसका? पैसिव फॉर्म ऑफ लर्निंग है, ठीक है,
कोई बच्चा ध्यान दे रहा होगा, कोई नहीं दे रहा होगा। लेस चांस ऑफ बिहेवियर चेंज। वही बात है कि भाई हर किसी के बिहेवियर में चेंज नहीं आ जाएगा। आप जैसे किसी वही होता है ना, जैसे पीपीटी अपन चलाते हैं, कुछ कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पे तुमको जबरदस्ती लेकर बैठा दिया जाता है अटेंडेंस के नाम पे, या क्या कुछ मिलेगा, या सीनियर्स ने बैठा दिया ऐसा। तो अब वो ऑब्वियसली चल रहा है भाई, बैक बेंचर है वो पीछे कि हाँ फोन चल रहा है, हो रहा होगा। लेस चांस ऑफ बिहेवियर चेंज। भले ही वो सामने वाला तुमको कोई बहुत अच्छी बात बता रहा हो, है ना, पर फिर भी जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा लोगों का बिहेवियर चेंज है, उतना इंटरेस्ट भी आए उस टॉपिक पे। डेमोन्स्ट्रेशन, हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन की। डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है? लर्निंग बाय डूइंग, कि भाई तुम डेमो दिखाते हो और फिर तुम करने को भी बोलते हो कि भाई ये चीज आपने एक बार देख लिया, अब इसे प्लीज परफॉर्म भी कीजिए। तो सीइंग इज बिलीविंग के बारे में चल रहा है यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन पे। कि अब जैसे इसमें एग्जांपल, हाउ टू प्रिपेयर ओआरएस, तो अब मैं बताने की जगह, बोलने की जगह मैं तुमको करके दिखा रहा हूँ। जैसे अपने ये खाना खजाना चैनल हो गया, रणवीर ब्रार का चैनल हो गया, ये तुमको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं ना, करके दिखाते हैं कि भाई आप चिकन को ऐसे डालिए, इस तरह से फ्राई कीजिए, लहसुन को इस तरह से काटिए, घी को इस तरह से तेल में मिक्स करिए, हाँ चिकन का जो टेंडन है उसको जरूर काटिए, नहीं तो चिकन सख्त हो जाएगा। टमाटर को इस तरह से काटिए, देसी टमाटर यूज कर रहे हो तो कम टमाटर यूज कीजिए, अगर कार्डबोर्ड टमाटो यूज कर रहे हो तो 2 से 3 टमाटर। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन पे आ जाता है सब कुछ, टेक्निकली इम्पार्ट स्किल। फिर अब आता है फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन, एफडीजी के नाम से, एफजीडी, एफजीडी के नाम से भी जाना जाता है। फोकस ग्रुप डिस्कशन क्वालिटेटिव टेक्निक होती है, 6 से 12 मेंबर्स, एक मॉडरेटर होता है। इसमें होता जैसे क्या है कि आप जैसे एक सोशोग्राम बनता है, मतलब होता ये है कि अपना फोकस ग्रुप डिस्कशन, एक ग्रुप बैठेगा, ठीक है, मान लो जैसे 10 लोग का ग्रुप बैठ गया, अब इसमें डिस्कशन होगा। डिस्कशन पे भी क्या हो जाएगा, एक मॉडरेटर होता है जो कि मतलब थोड़ा सा एनकरेज करता है कि अच्छा ये है, इस पे बात कीजिए, या आपको क्या लगता है। आपने जैसे एक व्यक्ति से पूछा, अब वो एक व्यक्ति का कोई ओपिनियन है, फिर वो दूसरे व्यक्ति ने सुना, दूसरा व्यक्ति अब अपना ओपिनियन देगा, और एक बंदा यहाँ पे रिकॉर्ड। सोशियोग्राम पे क्या होता है कि ऐसे एक डायग्राम बनता है जहाँ पे एक बंदा रिकॉर्ड कर रहा होता है, और अभी जो एरोज दिख रहे हैं ना, तो ये एरोज बताते हैं कि भाई इस व्यक्ति ने इनको कुछ कुछ कहा, ठीक है, इन व्यक्तियों को, फिर ये व्यक्तियों ने इन लोगों को से कुछ बात की, ठीक है, वो सुनने के बाद। तो ऐसा अपन एक ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। तो ये होता है अपना फोकस ग्रुप डिस्कशन, 6 से 12 मेंबर, एक मॉडरेटर होता है। जैसे अब इम्यूनाइजेशन रेट से 1 विलेज, तो मान लो जैसे कि कहीं पे ना अपन लोगों को बैठाया, 6 से 12 औरतों को अपन ने बैठाया, और फिर उनसे पूछा कि आपके इधर टीकाकरण इतना अच्छा क्यों नहीं चल रहा। तो कोई एक कुछ बोलेगा, कोई एक महिला कुछ बोलेगी, फिर एक दूसरी महिला वो सुन के कुछ और बोलेगी कि अरे यार, एक ने कहा कि हमारे यहाँ पे सर्विस अच्छी नहीं है, फिर दूसरे ने कहा कि नहीं सर्विस तो ठीक है पर टाइमिंग अच्छी नहीं है, फिर तीसरे ने कहा कि टाइमिंग से भी दिक्कत है, और साथ साथ क्या बोलते हैं, जो वैक्सीन अगर आ भी रही है तो महंगी बहुत है। तो ऐसा एक पूरा डिस्कशन चलता है। फिर पैनल डिस्कशन और सिंपोजियम, अब इसमें फर्क भी देख लो। पैनल डिस्कशन क्या होता है? पैनल डिस्कशन में 4 से 8 एक्सपर्ट्स होते हैं। पैनलिस्ट डिस्कस विद ईच अदर, वो पैनलिस्ट एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। नो सेट स्पीचेस, नो ऑर्डर ऑफ स्पीचेस, कोई सेट स्पीच नहीं होती, ये कोई ऑर्डर नहीं होता कि अब ये बोलेगा वो बोलेगा। ऑडियंस पार्टिसिपेट टू आस्क क्वेश्चन एट एंड ऑफ डिस्कशन। जैसे कि खासकर अपने पैनल डिस्कशन कहाँ पे होते हैं? न्यूज चैनल्स में आप जो देखते हो ना, एकदम ऐसे 4 एकदम 8 ऐसे लोग, ये दे रहे, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसे लोग, ना कोई सेट ऑर्डर रहता है ना कुछ। और ऑडियंस कुछ कुछ केसेस में आपके ऑडियंस भी पूछ सकते क्वेश्चन, नहीं तो कुछ जगह पे नहीं पूछती। ये न्यूज चैनल्स में देखने को मिल जाएगा पैनल डिस्कशन। और एक होता है सिंपोजियम। सिंपोजियम में क्या होता है? 4 से 8 एक्सपर्ट इसमें भी रहेंगे। अब एक्सपर्ट डू नॉट डिस्कस अमंग्स देमसेल्फ, यहाँ पे वो एक दूसरे से डिस्कशन नहीं कर रहे होते, वो ऑलवेज एक सेट ऑर्डर स्पीचेस होती है, एक सेट एजेंडा होता है, और डिस्कशन बिटवीन द ऑडियंस। यहाँ पे ऑडियंस के साथ अब डिस्कशन करते हैं, एक्सपर्ट एक दूसरे से डिस्कशन नहीं करेंगे। एक्सपर्ट आएंगे, जैसे 5 एक्सपर्ट है, अब वो ऑडियंस के साथ डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई आपको क्या लगता है कि शेयर मार्केट में क्या खराबी है, क्या अच्छाई है। फिर दूसरा आके बोल रहा है कि आपको इस तरह के स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए, इन पे नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सिंपोजियम कहलाएगा। तो ये होता है सिंपोजियम का मतलब। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत लोग स्किप कर देते हैं सिंपोजियम है क्या। अब मैंने बता दिया। वर्कशॉप में क्या हो गया? वर्कशॉप क्या है? इम्पार्ट स्किल्स। अब वर्कशॉप में वही मोर देन 4 मीटिंग्स होनी चाहिए, आइडियली 50 लोग होने चाहिए एटलीस्ट, या 50 लोग के आसपास होने चाहिए। और इसमें ग्रुप डिस्कशन भी होते हैं, क्वेश्चन आंसर भी होते हैं, डेवलप अ प्लान ऑफ एक्शन, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर भी होता है वर्कशॉप्स में।
डिसएडवांटेज क्या है इसमें, लॉट ऑफ ग्राउंड वर्क इज रिक्वायर्ड, कि ग्राउंड वर्क बहुत जरूरी है। जैसे एक वर्कशॉप सेट करना है ना आपको, आई डोंट नो जैसे आपके कॉलेज में ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं फंक्शन, जैसे मेरे इसमें लास्टली जहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो एक माइक्रोबायो की वर्कशॉप रखी गई थी। तो माइक्रोबायोलॉजी में वर्कशॉप में बहुत ग्राउंड वर्क है, आपको सारी चीज़ें पैसे मतलब सब कुछ आपका एलटी जो लेक्चर थिएटर है वो प्रॉपर सेटअप हो, आपका लैब जो है वो प्रॉपर उसमें इक्विपमेंट्स हो, सबकी चीज़ें उनके मतलब टेबल्स पे रखी गई हों सारे इंस्ट्रूमेंट्स। और फिर उसके बाद एक ग्रुप डिस्कशन चलता है उनको फिर ग्रुप डिस्कशन के बाद पूरा टीच करने के बाद अब उनको लैब में ले जाते हैं, फिर लैब में वो चीज़ करके दिखाते हैं, फिर वो भी सीखते हैं, स्किल इम्पार्ट करते हैं एक तरह से, तो वर्कशॉप में ही होता है। फिर कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स में होती है ना। सीरीज ऑफ 3 to 4 इवेंट्स आर हैपनिंग एट अ पॉइंट ऑफ टाइम साइमल्टेनियसली। जैसे कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स के टाइम पे क्या होता है कि एक कॉन्फ्रेंसेस पे क्या हो जाता है कि एक जगह पे मान लो जैसे मान लो एक जगह पे माइक्रोबायो में जैसे कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो एक जगह पे क्या चल रहा है अपना पूरा फंगल इन्फेक्शंस का और उसका डिस्कशन चल रहा है, तो दूसरी जगह पे कहीं पे दूसरे कमरे पे अपना पैरासाइटोलॉजी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो 3 to 4 मतलब 2 से 3 इवेंट जैसे हैं तो वो हैपनिंग हो रहे हैं एट द पॉइंट ऑफ टाइम साइमल्टेनियस। तो वहाँ पे जो जो व्यक्ति है जिसको इंटरेस्ट होगा पैरासाइटो में जाके बैठेगा, जिसको इंटरेस्ट होगा ये फंगल वाले में फंगल पे आएगा, जिसको दोनों पे होगा वो थोड़ा सा फंस जाता है। हाँ, फिर रोल प्ले होते हैं। रोल प्ले क्या हो गया, नुक्कड़ नाटक। तो आई थिंक नुक्कड़ नाटक आई थिंक लोगों ने किए होंगे तुम में से, हमारे यहाँ तो बहुत होते रहते हैं बीच बीच में, कि भाई आप कैसे नाटक वाटक सिम्बलाइज द रियल लाइफ सिचुएशन, आप एक ड्रामा क्रिएट करते हैं एंड फिर उसमें आप उनका समाधान भी देते हैं। फिर एक होती है गैदर अप्रोच। गैदर अप्रोच क्या होती है, फॉर कॉन्ट्रासेप्शन एडॉप्शन प्रैक्टिसेस इन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए एक गैदर अप्रोच अपनाई गई। तो इसमें क्या होता है, ग्रीट, आस्क, टेल, हेल्प, एक्सप्लेन, रिटर्न, विजिट, फॉलो अप। ठीक है, मतलब पहले ग्रीट करेंगे, हेलो जी कैसे हैं आप, आस्क करेंगे कि भाई आप कौन सा फैमिली, क्या आप कंडोम पहनते हैं, तो ये आपका आस्किंग हो गई। फिर टेल करेंगे कि कंडोम पहनने के फायदे बहुत हैं आपने। फिर हेल्प कर दिया कि एक काम करिए आप एक कंडोम लेकर जाइए, ठीक है आपकी मदद होगी। और एक्सप्लेन कर दिया कि इसको इस तरह से पहनते हैं, और फिर आपको अगर आपको लगता है कि आपको मजा आया कंडोम पहन के, तो आप वापस आ सकते हैं फॉलो अप के लिए, रिटर्न विजिट के लिए हम आपको और कंडोम देंगे। ऐसा ही गैदर अप्रोच हो गई। वहीं पे स्पाइक्स टेक्निक में अपने आप से भी ब्रेक आउट ऑफ बैड न्यूज। तो ये बैड न्यूज के लिए कि सेटअप इंटरव्यू, पहले आप जो पेशेंट के लिए कोई इंटरव्यू सेट करेंगे कि भाई आपको मैं बता आपकी सर्जरी हुई है, आपको बताना चाहता हूँ ऐसा ऐसा। फिर पी से क्या होता है, असेस परसेप्शन। पी से होता है परसेप्शन ऑफ पेशेंट, उसको जानने की कोशिश करते हैं फैमिली मेंबर, कि अपन इंटरव्यू देने के बाद थोड़ा सा असेस करते हैं कि भाई आपके क्या होगा अगर कि हम आपको बताएं कि आपको एक और सर्जरी, आपको अब कैंसर है या कुछ है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको एक पेशेंट आया, उसका आपने ब्लड सैंपल लिया या टिश्यू सैंपल, अब पी से परसेप्शन जानने की कोशिश की कि भाई वो कैंसर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या थोड़ा सा उनका बॉडी लैंग्वेज किस तरह की है, फैमिली मेंबर थोड़े डरे हुए हैं क्या, कि थोड़ी चिल हैं, कि किस तरह के, परसेप्शन जाना। फिर इनिशिएशन टू एक्सप्लेन, कि आपने उनसे क्वेश्चन आंसर पूछ के अब कि देखिए आपके रिपोर्ट जो है उसमें ऐसी ऐसी चीजें आई हैं। हाँ, फिर आप नॉलेज बता रहे हैं कि ये जो कैंसर है, ये कैंसर इन वजहों से ठीक मतलब होता है, इसका ऐसा कॉज है नहीं है, इडियोपैथिक है, इसको ठीक इस तरह से किया जा सकता है, क्या क्या वेज हैं। फिर इमोशनल आप थोड़ा सपोर्ट दे रहे हैं कि घबराइए नहीं, और भी पेशेंट्स हैं तो वो भी ठीक हो जाते हैं। इमोशनल थोड़ा सपोर्ट दिया, अगर आप डरेंगे तो फिर और चीज़ें खराब हो सकती हैं, ऐसा आपका इमोशनल हो गया। फिर समरी और स्ट्रैटेजी की, अब समरी स्ट्रैटेजी आपने दी कि आपको ये कीमो इतने पर मतलब इतने इतने टाइम पे लेनी है। तो ये हो गया स्पाइक्स। ठीक है, ये स्पाइक्स अप्रोच कहलाती है, स्पाइक्स टेक्निक। अब आते हैं हेल्थ मैनेजमेंट टेक्निक। ये हो गया है क्या अपना, गेटिंग द राइट वर्क डन बाय, ये तो हो चुका है ना। हाँ हो गया। कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं, नहीं हुआ क्या, गैंट चार्ट आई थिंक, हेल्थ प्लानिंग, ये कुछ टॉपिक्स है ना ये सब, तो देखा जाए तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाले भी हैं, लेकिन अब खत्म कराना है तो करा ही देते हैं। इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता हेल्थ मैनेजमेंट टेक्निक्स को, बट फिर भी डेफिनेशन देख लो। गेटिंग द राइट वर्क डन बाय द राइट पर्सन विद द राइट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन द राइट टाइम विद द यूज ऑफ राइट मेथड्स। मतलब कि सही काम सही पर्सन के द्वारा
सही रिसोर्सेज, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज में, मतलब सही रिसोर्सेज में सही टाइम पे सही मेथड के थ्रू किया जाए। ठीक है, तो ये उसकी डेफिनेशन है हेल्थ मैनेजमेंट टेक्निक्स की। तो टेक्निकल डेफिनेशन, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स इन अ सिस्टमिक वे टू अकॉम्प्लिश कॉमन गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। फिर इसमें क्या आ जाते हैं, मैनेजिंग रिसोर्स एंड इनिशिएटिंग एक्शन। ठीक है, रिसोर्स को मैनेज कर लिया, एक्शन इनिशिएट कर दिया। पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव प्री डिटरमाइंड रिजल्ट्स, ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स टू द फुलेस्ट एक्सटेंट, यानी इफेक्टिवनेस कितनी है उस प्लान के जो भी अपन अचीव करना चाह रहे हैं। पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव प्री डिटरमाइंड रिजल्ट्स, इफेक्टिवनेस क्या है उस प्लान की। फिर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स मस्ट बी अचीव्ड विद लेस एक्सपेंडिचर। ठीक है, कम से कम पैसों में भाई अपन जो भी अपना ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर पाए, तो वो एफिशिएंसी कहलाएगी अपनी, है ना। कि भाई मान लो तुम या तो तुम जैसे पीजी की बात करते हैं, पीजी या तो तुम भाई 1-1 लाख की कोचिंग से निकाल सकते हो, और कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप फ्री रिसोर्सेज से भी निकाल सकते हो। तो वो एफिशिएंसी की बात हो गई ना, कितने कम रिसोर्सेज पे कितना। तो जिसने ऑब्वियसली फ्री पे निकाला है वो उतना ही ज्यादा एफिशिएंट है वो बंदा, है ना। वो व्यक्ति ज्यादा एफिशिएंट होगा क्योंकि उसने सबसे लीस्ट एक्सपेंडिचर, मतलब सबसे कम एक्सपेंड किया है। मतलब अगर रिसोर्सेज के पैसों की बात की जाए, टाइम पे भले थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। टाइम बेसिस पे क्या होगा कि भाई ये वाले बंदे को ज्यादा टाइम लगा हो चीजें ढूंढने में, वहीं पे जो दूसरा बंदा उसने 1 लाख दिया और सीधे जो जो मिला वो पढ़ लिया। तो अपने विजन या जो परसेप्शन होता है ना, उस पर डिपेंड करता है कि किस चीज पे अपन बात करें। पर ज्यादातर अपन पैसे वैसे की ही एफिशिएंसी को अपन देखते हैं, पैसे हो गया टाइम हो गया, इसी दो चीजों को से नापते हैं अपन चीजों को। इफेक्टिवनेस क्या है, फाइंडिंग अ वे टू इम्प्रूव आउटकम बाय डूइंग थिंग्स डिफरेंटली। ठीक है, एक फाइंडिंग अ वे टू इम्प्रूव आउटकम, आउटकम जो भी है उसको और इम्प्रूव किया जा सकता है कि किसी तरीके से, वो बात चल रही है। आउटकम ओरिएंटेड, नॉट टाइम फोकस्ड बट आइडिया फोकस्ड। यहाँ पे टाइम कितना लग जाए ठीक है। मान लो जैसे एक अभी इलॉन मस्क का नाम तुमने सुना होगा। इलॉन मस्क ने, हेलो, इलॉन मस्क ने भाई काफी टाइम पहले से एक चीज उसके दिमाग में चलती थी कि यार जो रॉकेट बाहर जाता है, ठीक है, जो रॉकेट है वो वापस नहीं आ सकता, क्या रीयूजेबल रॉकेट का एक कंसेप्ट उसके दिमाग में था। ये उसका आइडिया था। आउटकम क्या था कि भाई रॉकेट गया एंड फिर वो वापस भी आ जाए। ठीक है, तो अब वो ये थोड़े से डिफरेंट थिंग हो गई। अभी तक के क्या होता था, उससे पहले तक के कि जब भी रॉकेट जाते थे वो वापस नहीं आते थे। इसका था कि रॉकेट गया है तो वापस भी आए। अब नॉट टाइम फोकस, अब इसको टाइम लग गया, इसको 10-15 साल लग गए कि भाई पहले नासा के पास गया, इसने कहा नहीं हो सकता, और भी स्पेस एजेंसी से बात हुई, नहीं हो सकता। फिर इसने खुद टाइम लगाया, खुद पढ़ा कैसे कैसे बन सकता है। फिर आइडिया फोकस था, एक आइडिया था, तो अब इसमें ऑब्वियसली रिसोर्सेज भी लगे, काफी सारी चीजें फेल भी हुई, पर लोग फिर इन्वेस्टर्स भी मिले, इसको इन्वेस्टिंग भी हुई। तो इस तरह से भाई इफेक्टिवनेस आई। एफिशिएंसी की बात करें तो थिंग्स आर डन विथ मच फास्टर और विथ लेस वेस्ट, है ना। जितना जल्दी हो सके और कम वेस्ट के साथ, तो एफिशिएंसी कहलाएगी। मिनिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड इन लेस टाइम, कॉम्बिनेशन ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ठीक है, ये होना चाहिए। अब बात करते हैं मैनेजमेंट टेक्निक्स, तो यार इतना पूछेगा तो मेरे को नहीं लगता, पर बताने का तो है ही, अपना काम 12 होने को हुआ यार। ठीक है, फिर हाउसिंग हाउसिंग का देखते हैं, और क्या क्या बचता है, एक सेकेंड। वेंटिलेशन, सोशल स्ट्रक्चर, और ये तो अब नेक्स्ट लेक्चर पे रख लेंगे कुछ चीजें। बाकी जो अभी हो जाता है वो अभी देख लेते हैं। ये तो पूरा प्लानिंग तो पूरा खत्म कर देते। तो एक मैनेजमेंट टेक्निक्स की बात करते हैं। मैनेजमेंट टेक्निक पे एक होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अपने नाम से क्या बता रहे हैं, कॉस्ट क्या है, उसका बेनिफिट क्या हुआ। आउटपुट ऑफ अ हेल्थ प्रोग्राम इज गिवन इन मॉनेटरी टर्म्स। जैसे कि अपना जो नेशनल एड कंट्रोल प्रोग्राम एग्जांपल, उन्होंने सेव किया 80 मिलियन यूएस डॉलर्स पर ईयर। कैसे एनएसीपी ने अपना 80 मिलियन यूएस डॉलर्स को बचा लिया, या इतना पर साल कैसे बचा लेता है। तो फॉर एग्जांपल कि भाई किसी को एड्स हो गया, अब एड्स हो गया तो ऑब्वियसली उसको अपन ने एनएसीपी के थ्रू पहले डिटेक्ट कर लिया। पहले डिटेक्ट कर लिया तो उनकी जो मेडिकेशंस है, जो भी चीजें हैं, वो अ, कम प्राइस में, या कम देखा जाए तो कम रिसोर्सेज में उनका काम इजी हो पाया।
ठीक है, वहीं पे अगर कोई एडवांस स्टेज में एड्स में पहुंच जाता तो वहां पे क्या होता है कि भाई उसको उतने ही ज्यादा पैसे भी लगेंगे, उतनी ज्यादा रिसोर्सेज लगेंगे, केयर लगेगी, है ना, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा आएगा। तो उसी तरह से अपन, तो पैसा ज्यादा लगेगा तो अपन ऐसे ही बता रहे हैं कि भाई एनएसीपी सेव्ड 80 मिलियन यूएस डॉलर पर ईयर। तो अपन ऐसे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, तो हेल्थ प्रोग्राम का ना अपन मॉनेटरी टर्म्स में बताते हैं। अब एक होता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस। बेनिफिट में क्या है, मॉनेटरी पैसे की बात हो रही है। इफेक्टिवनेस में क्या है कि आउटपुट ऑफ अ हेल्थ प्रोग्राम इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट अचीव बाय प्रोग्राम, कि भाई रिजल्ट, जैसे कि एग्जांपल क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ डॉट्स रेजिमेन फॉर टीबी सेव 20 लाख लाइव्स। अब यहाँ पे पैसों की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे मतलब 20 लाख लोगों को बचाया गया है। लग जैसे अपन बैनर्स वैनर्स पे लिखते हैं ना कि भाई ये प्रोसेस करने से अपने 10 लाख पेशेंट को बचा लिया गया। तो इंट्रोडक्शन ऑफ डॉट्स रेजिमेन के थ्रू टीबी, जो कि टीबी के लिए है, उससे 20 लाख लाइफ सेव हुई। तो इसमें आप तुम पैसा नहीं लगा सकते कि 20 लाख लोगों का कितनी कीमत होगी। एक जान की भी कीमत उतनी है, मतलब कहते हैं ना एक जान की कीमत कोई कीमत नहीं होती, वैसा। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं। एक कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट टेक्निक में क्या होगा, अकाउंटिंग फॉर द कॉस्ट ऑफ द हेल्थ प्रोग्राम, हाउ मच मनी इज बीइंग एलोकेटेड। तो ये फाइनेंस एंड रिसोर्स एलोकेशन टू ईच कंपोनेंट, कि यहाँ पे कॉस्ट मैनेजमेंट आपके किस किस तरीके से, कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, कॉस्ट अकाउंटिंग से आप मैनेज कर सकते हैं चीजों को। सिस्टम एनालिसिस होता है एक, कंपैरिजन ऑफ टू और मोर कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव इन अ हेल्थ प्रोग्राम। जैसे कि स्प्यूटम स्मीयर 90% सेंसिटिविटी, 5 से 10 रुपए पर एग्जाम लगता है, और सीबी नेट होता है 100% सेंसिटिविटी पर, क्या है, पैसा 3,000 रुपए पर पर्सन लग जाता है। तो ये एनालिसिस हो गया टू और मोर कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव इन अ हेल्थ प्रोग्राम। तो कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस इज फॉर अ सिंगल टेक्निक, व्हेन यू हैव मल्टीपल टेक्निक्स इट बिकम्स सिस्टम एनालिसिस। कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस क्या है, सिंगल टेक्निक के लिए है, ठीक है। और जब अगर आपके पास मल्टीपल, आप इस तरह के सिस्टम्स को या मल्टीपल टेक्निक्स को जब आप कंपेयर करोगे तो वो सिस्टम एनालिसिस अपने आप बन जाएगा। फिर एक होता है नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस में क्या होता है, पर्ट, ये पीईआरटी पूछ लेते हैं आपसे, प्रोग्राम एवेल्युएशन एंड रिवाइज टेक्निक, प्रोग्राम एवेल्युएशन एंड रिवाइज टेक्निक। और एक होता है सीपीएम। सीपीएम क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड, क्रिटिकल पाथ मेथड। फिर पीईआरटी में क्या, ऑल नेसेसरी एक्टिविटीज इन हेल्थ प्रोग्राम आर अरेंज्ड इन लॉजिकल सीक्वेंस थ्रू एन एरो डायग्राम। इस तरह से एक नेटवर्क बनाते हैं और ये पीईआरटी कहलाता है, विच हेल्प अस टू प्लान, शेड्यूल, मॉनिटर एंड फिनिश। पहले ए बी सी डी ई और जी एच आई जे के, तो फर्स्ट पहला ये करना है, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये, फिर चौथा ये, फिर पांचवा ये होगा, पांचवे का छठवा ये। तो इस तरह से अपना पार्ट होता है। ऑल नेसेसरी एक्टिविटीज हेल्थ प्रोग्राम अरेंज करते हैं अपन एक लॉजिकल सीक्वेंस पे थ्रू एन एरो डायग्राम एंड नेटवर्क। अपन जैसे एक के बाद एक चीजें चला रहे हैं ना, आज मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया, फिर इसके बाद ये चैप्टर, फिर इसके बाद ये चैप्टर, फिर इसके बाद क्या रिवीजन करेंगे, रिवीजन के बाद अपन राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस के बाद अपन अपने पेपर को फोड़ कर आएंगे, ऐसा। सीपीएम, ठीक है, तो सीपीएम क्या है, लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ द नेटवर्क। जो भी इसका लॉन्गेस्ट पाथ होगा ना वो सीपीएम कहलाता है, ठीक है। क्रिटिकल पाथ मेथड, तो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टोटल एक्टिविटीज पाथ इज मोस्ट क्रूशियल फॉर प्रोग्राम सक्सेस। कि भाई इसमें से मान लो सबसे लंबा टाइम टेकिंग कौन सा प्रोसेस है, कि भाई जैसे ये प्रोसेस है, ए से लेके अपन को ये ई तक की सबसे लंबा टाइम दे रहा है। तो इसमें से ये जी एच आई जे के ऐसे पॉइंट्स आ गए, पार्ट्स आ गए, तो ये अपना सबसे क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। जैसे होता है ना कि मेरे को अभी यहां से लेके एक दो, एक के बाद एक चीजें खत्म की, उसके बाद रिवीजन किया मैंने 4 बार, ठीक है, रिवीजन किया मैंने 4 बार, और वो 4 बार रिवीजन के बाद मैं यूनिवर्सिटी पेपर देने गया। तब ये जो 4 बार रिवीजन है ये मेरा क्रिटिकल पाथ हो गया, ठीक है। ये सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टोटल एक्टिविटीज भी है, ठीक है, इस प्लान के हिसाब से। और पाथ इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर प्रोग्राम सक्सेस। अगर मैं ये चीज नहीं करी तो हो सकता है कि मेरा प्रोग्राम है जो मेरी प्लानिंग ऑफ सक्सेस ना हो पाए, ठीक है। अब एक होता है स्वॉट एनालिसिस, तो ये सब तो नहीं पूछते कि भाई स्वॉट क्या है क्या नहीं। पीपीबीएस, प्लानिंग प्रोग्राम एंड बजटिंग सिस्टम। जीरो बजट अप्रोच भी होती है एक। वर्क सैम्पलिंग, गैंट चार्ट भी बनता है कि गंट चार्ट में क्या क्या चल रहा है। तो ये सब ड्रग्स एंड वैक्सीन, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, इतना नहीं भी याद करोगे, नहीं पता रहेगा तो भी चीजें काम चल जाएंगे, अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पेपर्स में अगर आता होगा
तो ऑब्वियसली फिर एक बार पॉज करके चीज़ों को देख लो। आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ों को करते हैं ख़त्म, है ना। अब बात करते हैं अगले लेक्चर पे, जो भी होगा मैं बता दूंगा तो उसी में। तब तक ले भैया टाटा बाय बाय, गुड नाइट।